चलिए अब बात करते हैं, हमने अभी क्या समझा कि जनरल नॉर्मल टैक्स रेट्स क्या होंगी। इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम। अब इस बार एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है। एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 115BAC। उसमें अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम आई है। कंसेशनल टैक्स रेट्स बताई गई हैं इंडिविजुअल HUF के लिए। ये अमेंडमेंट इस बार का सबसे बड़ा तहलका है। ठीक है, इस पर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है और हमने इस पर 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए तो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, और ये सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए ही एप्लीकेबल है और इसके लिए सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 115BAC। देखिए नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए, उसमें इंडिविजुअल HUF पर प्रोग्रेसिव स्लैब रेट्स थी। ठीक है, और हाईएस्ट स्लैब रेट थी 30%। अगर टोटल इनकम आपके 10 लाख से ऊपर हो जाती है तो 30% हाईएस्ट स्लैब रेट लग जाती है नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में। लेकिन सेक्शन 115BAC जो नया आया है वो इनकम टैक्स में चैप्टर 12 में इंसर्ट हुआ है असेसमेंट ईयर 21-22 से। वो न्यू ऑप्शनल टैक्स रेजिम दे रहा है इंडिविजुअल HUF के लिए। कंसेशनल टैक्स रेट लेकर आया है ये चैप्टर। ठीक है, तो अब टैक्स 2 तरीके से कैलकुलेट करना होगा इंडिविजुअल HUF के लिए, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से। ठीक है, तो इस बार से सेक्शन 115BAC नया आया है और उसमें क्या टैक्स रेट बताई गई है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में। सेक्शन 115BAC का सबसेक्शन 1 वो क्या कहता है, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में इनकम टैक्स शेल बी कंप्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ द SSE। सबसे खास बात, ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्शनल है। ठीक है, एस पर उसमें कंसेशनल टैक्स रेट दी गई है, लेकिन ये कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब सेक्शन 115BAC के अंदर सब सेक्शन 2 में दी गई कंडीशंस फुलफिल की जाए। सेक्शन 115BAC के सब सेक्शन 2 में कंडीशंस पढ़ेंगे हम, कुछ रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे, तभी हमें कंसेशनल टैक्स रेट का एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, चलिए खैर कंसेशनल टैक्स रेट्स हैं क्या। सेक्शन 115BAC का सबसेक्शन 1 बताता है अगर टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो 0% टैक्स लगेगा, लेकिन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो 5%। ठीक है, अब चेंज हो रहा है। देखिए नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में हमने पढ़ा 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर सीधा 20% हो गया। ठीक है ना, लेकिन यहां अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में क्या हो रहा है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 7.5 लाख रुपए तक ही है तो 10%। तो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच की इनकम पर 10% लगाना है। और अगर 7.5 लाख, अगर टोटल इनकम 7.5 लाख को एक्सीड कर रही लेकिन 10 लाख से तक ही है तो 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 15%। ठीक है, और 10 लाख से इनकम ज़्यादा हुई लेकिन 12.5 लाख तक से ज़्यादा नहीं हुई है तो इसके बीच की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। और 12.5 लाख, आपके 12.5 लाख से टोटल इनकम एक्सीड कर गई लेकिन 15 लाख तक ही है
तो 25%, और अगर 15 लाख से एक्सीड कर गई तो 30%। देखो, हमने नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में पढ़ा 10 लाख से इनकम एक्सीड होते ही 30% टैक्स लग जाता है। नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में 10 लाख से ऊपर इनकम जाते ही 10 लाख के ऊपर जो इनकम गई उस पर टैक्स 30% लग जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, बेनिफिट दे रहे हैं, 15 लाख को जब इनकम एक्सीड करेगी तो 30% लगेगा। जब टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड करेगी तो जो 15 लाख के ऊपर वाली इनकम है उस पर 30% लगेगा। बेनिफिट हुआ कि नहीं? अब तो देखो, इतनी सारी स्लैब दे दी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हम याद कैसे करें। याद करने का तरीका बताते हैं आपको। ये तो पता, ये एक बात याद रखना कि नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में 10 लाख से ऊपर इनकम जाते ही 30%, लेकिन यहाँ पर 15 लाख तक का फायदा दिया। 15 लाख के ऊपर इनकम जाएगी तो 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना, क्या कि टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर जाएगी तो 30% हाईएस्ट स्लैब रेट लगेगी। एक बात तो ये ध्यान रखना, और टोटल इनकम को 2.5 लाख से बढ़ाते जाना, और टैक्स रेट को 5% से बढ़ाते जाना। तो देखो, टोटल इनकम को 2.5 लाख से बढ़ाते जाना और टैक्स रेट को 5% से बढ़ाते जाना। ये टेबल बन जाएगी आपकी। याद हो गया? हो गया कि नहीं? देखो, तो इस तरीके से टोटल इनकम 2.5 लाख से बढ़ाते जाना, टैक्स रेट 5% से बढ़ाते जाना। और एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में हाईएस्ट स्लैब रेट 30% तब लगती है जब टोटल इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है। लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा होगी तो ही हाईएस्ट स्लैब रेट 30% लगेगी। क्लियर? चलो, अब हमने नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में पढ़ा वो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक। तो क्या वो बातें यहाँ अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में काम आएंगी क्या? नहीं। यहां तो इंडिविजुअल कैसा भी हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए 2.5 लाख है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, सबके लिए 2.5 लाख ही है। तो देखो, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को लेकर कमेंट हो रखा है। आपका बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही है। ये सीनियर सिटीजन के लिए भी है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी है। नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में तो क्या होता है, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख थी और सुपर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट के लिए 5 लाख थी। लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में सबके लिए 2.5 लाख की ही बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट रहेगी। क्लियर? अच्छा, एक इशू और, 87A की रिबेट मिलेगी कि नहीं? 87A की रिबेट ध्यान है कि कितनी मिलती है? बेसिक टैक्स का 100% और 12,500 विच एवर इज लेस। सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट वो मिलेगी कि नहीं? अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है तो मिलेगी। तो 87A की रिबेट भी अवेलेबल रहेगी। एक ऐसा, बट वो तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है ना। हाँ, 87A की कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो 87A के अंदर लिखा था कि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही 87A की टैक्स रिबेट क्लेम करना अलाउ है, और वो भी तब जब उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही है और टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा ना हो, वो कंडीशंस तो फॉलो करनी पड़ेंगी। 87A की रिबेट क्लेम करने की कंडीशन क्या है कि एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल
रेजिडेंट है, टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो भी 87A की रिबेट क्लेम कर सकता है। कितनी? बेसिक टैक्स का 100% और 12,500 रुपये विच एवर इज लेस। क्लियर? चलो अब ये इशू अराइज होता है, ये जो टैक्स रेट हमने पढ़ी, क्या स्पेशल इनकम्स पे भी यही टैक्स रेट लगेगी क्या? वो स्पेशल इनकम क्या, वो LTCG, कैजुअल इनकम, ठीक है, उन पे भी ये टैक्स रेट लगेगी क्या? नहीं, उन स्पेशल इनकम्स पर ये टैक्स रेट्स नहीं लगेंगी। क्यों? कारण बताओ। देखिए, स्पेशल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं स्पेशल इनकम्स पर, तो स्पेशल टैक्स रेट्स ही लगेंगी। अगर SSC भले ही अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो कर ले, ठीक है, तो उस पर जो स्पेशल इनकम्स हैं सेक्शन 110 से 115 BBG तक की इनकम, ठीक है, तो क्या होगा? टैक्स ऑन सच इनकम्स शेल बी कंप्यूटेड एज पर स्पेशल टैक्स रेट्स ही लगेंगी। तो ये ऊपर जो टेबल डिस्कस करी, वो वाली टैक्स रेट किस पे लगेंगी? बैलेंस इनकम पर, ठीक है ना। तो अगर आपकी स्पेशल इनकम है कौन सी? अगर आपकी स्पेशल इनकम है सेक्शन 111A वाला STCG, ठीक है, तो 15%, उस पर तो 15% टैक्स रेट ही लगेगी। LTCG सेक्शन 112 वाला 20%, 10%, और LTCG सेक्शन 112A वाला उस पर 10%, 115 BB वाली कैजुअल इनकम उस पर 30%, और अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह वो जो इनकम 115 BBE में कवर होती है उस पर टैक्स रेट 78%। तो कहने का मतलब ये कि स्पेशल इनकम्स पर तो स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा, बैलेंस इनकम पर ये ऊपर वाली टेबल के हिसाब से टैक्स रेट्स लगेंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक इश्यू राइज होता है, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा क्या? यस, लगेगा। जैसे नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में लगता है ना, वैसे ही अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। क्लियर? बात खत्म हो गई। अब इस बात को भले ही कितना भी खींचो, वही सरचार्ज वैसे ही लगेगा। आपका टोटल इनकम 50 लाख तक है तो 0, 50 लाख से एक्सीड है लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड नहीं है तो 10%, 1 करोड़ से एक्सीड है टोटल इनकम और 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करिए तो 15%, वही सारी बातें। और यहाँ पर भी वही बात कि अगर टोटल इनकम के अंदर वो स्पेसिफाइड इनकम शामिल है, सेक्शन 111A वाला STCG, सेक्शन 112A वाला LTCG और डिविडेंड इनकम, तो उसके टैक्स पर जनरल सरचार्ज ही लगेगा, एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा। मतलब किसी भी हालत में 15% से ज़्यादा नहीं। ये बात तो ऑलरेडी वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में जैसा है वैसा अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी लगेगा। क्लियर? और वही बेसिक टैक्स कैलकुलेट होने के बाद उसमें सरचार्ज जोड़ा जाएगा बेसिक टैक्स का, ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% बेसिक टैक्स प्लस नेट सरचार्ज का, ठीक है। तो टैक्स रेट को लेकर बात कंप्लीट हुई। सेक्शन 115B(AC) का सबसेक्शन 1। अब बात करते हैं सेक्शन 115B(AC) का सबसेक्शन 2, कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस। आप कुछ कंडीशंस फॉलो करोगे तो ही आपको वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अलाउ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल टैक्स रेट्स अंडर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम 115B(AC). क्या क्या कंडीशंस हैं? SSC इंडिविजुअल HUF होना चाहिए,
इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए। ये असेसमेंट ईयर 2021-22 से ही सेक्शन आई है, बट ध्यान रखना ये सेक्शन तो ऑप्शनल है। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ये सेक्शन ऑप्शनल है। एसएससी चाहे रेजिडेंट हो चाहे इंडिविजुअल, एचयूएफ चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, और वो चाहे इंडिविजुअल चाहे सैलरीड एम्प्लॉई हो चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉई हो, उसको सैलरी इनकम हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, बिजनेस इनकम हो, चाहे कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, चाहे वो इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पे भी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अलाउ है। ठीक है, चलो, लेकिन सेक्शन 115BAC का सबसेक्शन 2 कहता है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम तभी ऑप्ट की जा सकती है जब कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखा जाए। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ एग्जम्पशंस, कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे। कुछ एग्जम्पशंस, कुछ डिडक्शंस ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, अलाउ नहीं होंगे। अगर आप अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता है वो इंडिविजुअल एचयूएफ, तो फिर उसको कुछ एग्जम्पशंस, कुछ डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे। उसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं ब्लॉक्ड एग्जम्पशन और डिडक्शंस, ब्लॉक्ड। ठीक है, फिर जैसे जीएसटी में होता है ना ब्लॉक्ड क्रेडिट, वैसे ही यहां पर एग्जम्पशंस, कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को ब्लॉक किया गया है, अलाउ नहीं किए जाएंगे अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है तो। क्लियर? चलो, तो टोटल इनकम कंडीशन क्या है? टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ शैल बी कंप्यूटेड अंडर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम विदाउट क्लेमिंग फॉलोइंग एग्जम्पशंस, डिडक्शंस जो नॉर्मली उसको नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में अलाउ थे लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में अलाउ नहीं होंगे। वो कौन कौन से एग्जम्पशंस या डिडक्शंस हैं, ये एक कंप्लीट लिस्ट दे रखी है। ये लिस्ट पढ़िए, ये कुछ एग्जम्पशंस, कुछ डिडक्शंस हैं, वो अलाउ नहीं होंगे अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है। तो लीव ट्रेवल कंसेशन LTC पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10(5) में। सेक्शन 10(5) में एग्जम्पशन मिलता है। अगर एम्प्लॉई अलॉन्ग विथ फैमिली मेंबर इंडिया में कहीं पर भी घूमने जाता है तो उसका एम्प्लॉयर उसको कुछ अमाउंट देता है, ठीक है, उस पर एग्जम्पशन मिलता है, लिव ट्रेवल कंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो कितना अमाउंट मिला और कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, और तीसरा मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। ध्यान है आपको, सैलरी एड में पढ़ा होगा आपने ये। तो मैक्सिमम लिमिट कैसे निकालते हैं? अगर जर्नी परफॉर्म्ड बाय एयर है तो इकोनॉमी क्लास का फेयर बाय द नेशनल कैरियर वो कहलाएगा मैक्सिमम लिमिट। अगर जर्नी परफॉर्म बाय रेल है तो फर्स्ट क्लास AC टिकट, ठीक है, तो इस तरीके से रेलवे टिकट वो उसका जो किराया है वो मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी। 3 कैलकुलेशंस करनी है, एक्चुअल कितना मिला, सेकंड खर्चा कितना हुआ भाड़े पर, फेयर पर, और थर्ड मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस उतना एग्जम्पशन मिलता है LTC पर सेक्शन 10(5) में। क्लियर? तो वो नहीं मिलेगा अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो उसको सेक्शन 10(5) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और उसको HRA हाउस रेंट अलाउंस का भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, सेक्शन 10(13)A वो एग्जम्पशन भी उसे नहीं मिलेगा। और अलाउंसेस जो नोटिफाइड है सेक्शन 10(14) में जो अलाउंसेस नोटिफाइड है वो भी एग्जम्पशन उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली नहीं मिलेगा, लेकिन अदर देन
एक्सेप्शन दे रखे हैं, मतलब ये 4 आगे जो बातें दे रखी हैं ये वाले नोटिफाइड अलाउंसेस पर एग्जम्पशन मिल जाएगा, भले ही एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो कर रहा है। तो अदर देन दोज एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो कन्वेंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ये वाला एग्जाम्पशन स्टिल उससे अलाउ होगा, भले ही वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है, ऑप्ट करता है। इसके अलावा एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर, तो टूर अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, ये भी एग्जाम्पशन वो ले पाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिव्यांग एम्प्लॉई को मिलता है, ब्लाइंड, डेफ एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं जो एम्प्लॉई, उनके लिए फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्पशन स्टिल अलाउ है। और डेली अलाउंस टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय टू ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम इज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये 4 जो अलाउंसेस हैं इनके रेस्पेक्ट में तो एग्जम्पशन स्टिल अलाउ हो जाएगा, भले ही एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है। ठीक है, चलिए तो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पशन, कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, एसएससी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पशंस का, कुछ डिडक्शंस का, तभी उसे अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करने दिया जाएगा। और एमएलए एमपीस को जो डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस का एग्जाम्पशन मिलता है सेक्शन 10(17) में, वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है, तो पेरेंट्स में क्लब होती है माइनर चाइल्ड की इनकम कुछ सिचुएशन में, तो उसमें 1500 रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है पर चाइल्ड का। ठीक है, सेक्शन 10(32) में एग्जम्पशन मिलता है 1500 रुपए तक का, वो एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एसएससी सेज एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट सेटअप करता है तो उसे 15 साल तक सेक्शन 10AA में एग्जम्पशन मिलता है, तो वो सेज वाला एग्जम्पशन भी सेक्शन 10AA वाला एग्जम्पशन वो क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी तक सेक्शन 10 के एग्जम्पशन चल रहे थे, ये अलाउ नहीं होंगे। अब बात करते हैं कुछ सैलरी हेड के डिडक्शंस की। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 वाले, सेक्शन 16 क्लॉज 1A 50,000 तक अलाउ होता है, एसएससी नहीं ले सकता अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है सेक्शन 16 क्लॉज 2 में, वो भी नहीं मिलेगा। और प्रोफेशनल टैक्स उसने पेमेंट किया उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो नॉर्मली मिलता है सेक्शन 16 क्लॉज 3 में। तो सेक्शन 16 के जो सैलरी हेड में डिडक्शन मिलते हैं वो अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे। आपको ध्यान है सेक्शन 24 क्लॉज B इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन बोरोड कैपिटल, ध्यान है अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एसओपी एनओपी जो फॉल कर रही है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में, उस पर देखिए एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल होती है। ठीक है, बस उस पर एक ही डिडक्शन अलाउ होता है इंटरेस्ट का, वो भी अलाउ नहीं होगा अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहां सिर्फ एसओपी एनओपी का बोला, एक खास बात यहां पर सिर्फ एसओपी एनओपी पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगा। तो एक इशू अराइज होता है, एक बात आती है दिमाग में, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी या एलओपी या डीएलओपी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या?
उसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे LOP DLOP प्रॉपर्टी के बारे में बात आएगी। यहां पर तो सिर्फ SOP NOP प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन मना किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम बिजनेस हेड PGBP हेड के कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे। इसमें पहला आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड ए। एडिशनल डेप्रिसिएशन SSC क्लेम नहीं कर पाएगा। मैन्युफैक्चरर को अलाउ होता है 20% की रेट से, नहीं मिलेगा अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है। इसके अलावा बिजनेस हेड के और भी डिडक्शंस देखिए, यहां से लेकर आपके यहां तक बिजनेस हेड PGBP हेड के डिडक्शंस की बात हो रही है। PGBP वो अलाउ नहीं होंगे। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32 AD, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना वगैरह में वो यूनिट लगाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। हालांकि ये सेक्शन अब अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और वो टी डेवलप कॉफी और रबर डेवलपमेंट अकाउंट का डिडक्शन क्लेम करता है सेक्शन 32 AB में, या साइट रेस्टोरेशन फंड का डिडक्शन क्लेम करता है सेक्शन 33 AB में, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब साइंटिफिक रिसर्च की बात करते सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड कंट्रीब्यूशन डोनेशन। ठीक है, सेकंड ए और थर्ड क्लॉज थर्ड और 35 टू AA, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशंस और डोनेशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो डोनेशन देता है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक सवाल पैदा होता है, अगर वो खुद इन हाउस रिसर्च करता है, उस पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, तो उसका डिडक्शन उसे मिलेगा या नहीं? अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है तो बताइए। यहां पर ये जो साइंटिफिक रिसर्च वाली सेक्शन आ रही है, ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन डोनेशन को ही रेस्ट्रिक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर वो खुद इन हाउस रिसर्च करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, तो उसका डिडक्शन उससे स्टिल अलाउ हो जाएगा, भले ही वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करे, ऑप्ट करे। ठीक है, वो तो अलाउ हो जाएगा। सिर्फ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन बेस्ड जो डिडक्शन है रिसर्च के लिए, वो डिडक्शन उसे अलाउ नहीं है अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो। क्लियर? अब देखो 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, उसका भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। और सेक्शन 35 CCC एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। एक और होता है 35 CCD, बट उसकी बात यहां करना ही मत, वो कंपनी को अलाउ होता है, तो वो तो वैसे भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों? यहां पर ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम सिर्फ इंडिविजुअल AHF को ही अलाउ है। ठीक है, और अब बात करते हैं अदर सोर्सेस हेड में, वो फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 57 क्लॉज सेकंड ए में। कितना? फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। ध्यान है, वो भी नहीं मिलेगा अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है। और बहुत खास बात, चैप्टर 6A के डिडक्शंस भी उसको नहीं मिलेंगे। वो ध्यान है, वो ATC इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, PPF में पैसा डालते हो, ATC, वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। वो मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया, TD, वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे। वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, उस पे ATTTA में डिडक्शन मिलता है, वो सब नहीं मिलेंगे। तो अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम
ऑप्ट करता है तो उसको चैप्टर 6A के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ 3 एक्सेप्शन हैं। ये 3 डिडक्शन तो स्टिल वो क्लेम कर पाएगा, भले ही वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया एनपीएस में 80 सीसीडी के सबसेक्शन 2 का डिडक्शन स्टिल अलाउ हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्शन 80JJAA स्टिल अलाउड, और डिडक्शन फॉर यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर 80LA, ये 3 डिडक्शन स्टिल अलाउ हैं, भले ही एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करे। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। हमने बात की कुछ एग्जम्पशंस, कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे, उनको हम ब्लॉक्ड एग्जम्पशंस, ब्लॉक्ड डिडक्शंस बोलते हैं। ठीक है, वो अलाउ नहीं होंगे। अब एक खास बात, इसके अलावा जो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं जो ऊपर इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, क्या वो अलाउ हो जाएंगे? यस, वो अलाउ हो जाएंगे। जैसे वो पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(11) में, वो स्टिल एग्जेम्प्ट रहेगा क्या? यस, रहेगा। ठीक है, तो अदर एग्जम्पशंस जो ऊपर इस लिस्ट में नहीं दे रखे हैं वो स्टिल अलाउ होंगे, भले ही एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करे। क्लियर? तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। अब बात करते हैं कुछ और रेस्ट्रिक्शंस की। एसएससी के कुछ बेनिफिट्स बंद कर दिए जाएंगे अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा, तो उसे कुछ लॉसेस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। तो देखिए, हेडिंग आपको दे रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड। एसएससी की टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो लॉसेस एसएससी सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, और अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड है तो वो भी सेट ऑफ नहीं करा पाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करा पाएगा, जो पास्ट ईयर से आ रहे हैं। ठीक है, इफ सच लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ब्लॉक्ड डिडक्शन। ऊपर हमने पढ़ा इतनी सारी लिस्ट ब्लॉक्ड डिडक्शन से रिलेटेड, अगर कोई लॉस है वो उसे अलाउ नहीं होगा, उस लॉस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स आगे आपको दे रखा है सच लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, मतलब वो लॉस, वो डेप्रिसिएशन लैप्स हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट कह रही है वो भूल जाना, वो लैप्स हो जाएंगे, उनका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स है, उसके 2 बिजनेस हैं। एक 35 AD वाला होटल वाला 3 स्टार होटल वाला बिजनेस है, और एक उसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला बिजनेस है। 2 बिजनेस है उसके। ठीक है, उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 10 लाख का, उसमें से 7 लाख का लॉस 35 AD वाले बिजनेस होटल बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस केस में वो 7 लाख का लॉस जो 35 AD वाले बिजनेस से रिलेटेड है, 35 AD वाला डिडक्शन ब्लॉक्ड है ना, हाँ, तो उससे रिलेटेड लॉस का सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ नहीं होगा। तो ये 7 लाख का उसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, ये लॉस लैप्स हो जाएगा। तो बाकी का जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला जो बिजनेस है उसका जो लॉस है रिमेनिंग 3 लाख, वो अलाउ होगा कि नहीं? यस, वो तो अलाउ हो जाएगा, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ब्लॉक्ड डिडक्शंस से रिलेटेड अगर कोई लॉस है तो
उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। मिस्टर एक्स है जिसके पास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 6 लाख का। ठीक है, इसमें से 2 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से है। ठीक है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो ब्लॉक्ड है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में। यस, तो इस केस में वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है 2 लाख अनएब्जॉर्ब्ड, वो उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। बाकी का जो 4 लाख है ना रिमेनिंग, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, मिस्टर जेड, सपोज उसने कोई एसेट खरीदी जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है और उसने वो एसेट पुट टू यूज की लेस देन 180 डेज। तो अब ध्यान रखना, ईयर हमने कौन सा लिखा है, प्रीवियस ईयर 2019-20 19-20, जब अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अप्लीकेबल नहीं थी। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम कब से आई है, असेसमेंट ईयर 21-22 से आई है। असेसमेंट ईयर 20-21 में नहीं थी, मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में नहीं थी। तब एडिशनल डेप्रिसिएशन उसने क्लेम कर लिया। उसने ऐसी कोई एसेट खरीदी जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ था, बट उसने वो एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज की। ठीक है, तो उसको हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ। एडिशनल डेप्रिसिएशन में एक सिस्टम है कि अगर आपकी एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज है तो आप हाफ उस ईयर में लो, बाकी का रिमेनिंग हाफ 20% अलाउ होता है टोटल। तो रिमेनिंग आप 10% जो बचा वो नेक्स्ट ईयर में ले सकते हो, सब्सिक्वेंट ईयर में ले सकते हो, इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में ले सकते हो। लेकिन इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर 20-21 उसमें एसएससी घुस गया अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में घुस गया ना, तो फिर वो रिमेनिंग एडिशनल 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको अलाउ होगा कि नहीं। अरे एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक्ड है तो कैसे अलाउ होगा, तो उसका वो बैलेंस 10% क्लेम करना रह जाएगा। ठीक है, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में क्या हुआ, उसने क्लेम किया हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर 20-21 में उसने 115 BSC का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, देन बैलेंस हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनो, बैलेंस हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन शेल नॉट टू बी अलाउड टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो अब इश्यू राइज होता है वो बैलेंस का क्या होगा। तो एक बार तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है वो तो अलाउ नहीं होगा, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। ठीक है, बट आगे जाकर सेक्शन 115 BAC के सबसेक्शन 3 में जाकर एक और बात लिखी कि ये जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन जिसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं हुआ, उसका इफेक्ट दिया जाएगा WDV ऑफ द रेलेवेंट ब्लॉक के अंदर एज ऑन 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 में, और वो आगे चलकर डिस्कस किया कहां पर, सेक्शन 115 BAC के सबसेक्शन 3 में। ठीक है, अब आप देखिए हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को लेकर बात। देखिए SOP NOP उसकी तो एनुअल वैल्यू निल होती है और उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन भी हम ऊपर पढ़ के आए अलाउ होगा ही नहीं। तो अब बात बची सिर्फ प्रॉपर्टी अगर LOP DLOP है, इनकम में से डिडक्शन लेस हो गए, लॉस आ गया। लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड वो भी
क्या होगा, सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। किससे, हाउस ऑफ डेट में लॉस आ गया विथ एनी इनकम अंडर एनी अदर हेड ऑफ द इनकम, आपको करंट ईयर में वो अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा और वो उसको नेक्स्ट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करंट ईयर में भी अदर इनकम से वो लॉस सेट ऑफ नहीं होगा और उसको कैरी फॉरवर्ड करके भी नेक्स्ट ईयर में नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, ना तो वो अदर इनकम से सेट ऑफ होगा करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में भी वो कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना अलाउ नहीं है। क्लियर। अब आइए, अब कह रहे टोटल इनकम ऑफ एसएससी शैल बी कंप्यूटेड without any exemption or deduction for allowance or perquisite provided under any other law for the time being in force. For SSC, for example, SSC को perquisite मिला free food and beverages provided by employer, वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम सेक्शन 115 BAC ऑप्ट करता है तो। क्लियर। तो ये फूड बेवरेजेस वाला परक्यूजिट उसको टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर उसको कोई एग्जम्पशन वगैरह नहीं मिलेगा। चलो, ये सब ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक कर दिया तो सवाल पैदा होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं। यस मिलेगा, यस मिलेगा। ब्लॉक तो सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन ही किया है। अब ये बात नीचे लिखी है, डेप्रिसिएशन प्रेस्क्राइब्ड मोड में मिल जाएगा। आफ्टर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो अलाउ है, एडिशनल अलाउ नहीं है। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अलाउ है, लेकिन एक कंडीशन, एक लफड़ा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डेप्रिसिएशन रेट 40%। 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन किसी भी हालत में अलाउ नहीं होगा। आप कहेंगे सर वो 40% से ज़्यादा तो अलाउ कहीं पे भी नहीं है, कोई रेट ही नहीं है डेप्रिसिएशन की 40% से ज़्यादा। एक जगह है 45%, एक जगह है, याद करो। अगर आपकी मोटर लॉरी वगैरह है, टैक्सी, मोटर टैक्सी वगैरह है जो कि इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर काम आती है और जो एक्वायर हुई कब 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक और पुट टू यूज हो गई 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट ने 45% अलाउ किया है ना, तो एक जगह है 45%। लेकिन अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो वो 45% भी उसके लिए हो जाएगा 40 नॉर्मल। समझे कि नहीं? मतलब वो 40% से ज्यादा किसी भी हालत में नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर पाएगा। समझे बात? चलो, अभी हमने बात की थी कि जो उसका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज मेंशन्ड अबव shall be deemed to have been already given full effect to, मतलब उसका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ऊपर जो सेक्शंस थी जो ब्लॉक की गई थी डिडक्शन वगैरह उससे रिलेटेड कोई लॉस है, जैसे 35 AD, ठीक है, उसका वो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया, इस साल कैरी फॉरवर्ड होके, तो अलाउ नहीं होगा। क्यों? एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जा रहा है और नो फर्दर डिडक्शन ऑफ सच लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फॉर एनी सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, तो अब देखिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेकर एक बात, अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेकर एक बात कह रहे हैं, उसका तो एडजस्टमेंट करेंगे। यस, इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट
हैज़ नॉट बीन गिवन, उसका पूरा इफेक्ट नहीं दिया जा सका प्रायर टू असेसमेंट ईयर। क्यों? एसएससी 115 BSc में चला गया फॉर दैट ईयर, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट उस ब्लॉक की WDV में किया जाएगा। कब? 1 अप्रैल 2020 को प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। तो क्या होगा? प्रेस्क्राइब्ड मैनर में एडजस्टमेंट होगा। WDV 1 अप्रैल 2020 की इंक्रीज कर दी जाएगी उस अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से जिसका सेट ऑफ नहीं मिला था। आप कहेंगे सर नहीं समझ आ रहा, एग्जाम्पल से बताओ तो कुछ बात बने। तो देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मिस्टर एक्स है, उसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का, मैन्युफैक्चरर है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरर को वैसे अलाउ होता है। अब उसके पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 को, और उसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी शामिल है। किस ईयर का? प्रीवियस ईयर 2019-20 या पुराने किसी साल का। ठीक है। अगर अब नई बात शुरू हो रही है कि अगर अब वो 115 BSc में चला जाता है प्रीवियस ईयर 2021 में, अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लेता है, तो वो जो पड़ा था बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन का अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट, उसका क्या होगा? तो अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब्ड जो पड़ा था एज ऑन 1 अप्रैल 2020 शैल नॉट बी अलाउड, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। वो हम पहले ही बात कर चुके थे, करंट ईयर इनकम से उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, सेट ऑफ तो नहीं मिला, लेकिन उसके रेलेवेंट ब्लॉक की जो WDV है उसे वो ऐड कर दिया जाएगा। खास बात, therefore WDV of block as on 1 April 2020 shall be increased by the amount not allowed to be set off। अब इजी लैंग्वेज में बोले, वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आया अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, बट वो हम उस एसेट के रेलेवेंट ब्लॉक की WDV में ऐड कर देंगे। ठीक है, WDV को इंक्रीज कर देंगे, किससे? जो वो अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन जिसका सेट ऑफ नहीं मिला, वो हम ओपनिंग WDV में ऐड कर देंगे। क्लियर? बात समझ आ गई? चलिए अब बात करते हैं AMT। आपको ध्यान है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, ये अलग बात है, अलग प्रोविजन है। AMT के प्रोविजंस सेक्शन 115 JC में दे रखे। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, देखिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अलग बात है और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अलग बात है। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का सेक्शन क्या है? 115 BAC, जबकि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT का सेक्शन है 115 JC। अलग अलग है ना। तो अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो उस पर AMT के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, AMT नहीं लगेगा। अच्छा, उसके AMT की क्रेडिट पड़ी थी, ठीक है, अर्लियर ईयर की, वो भी एडजस्ट नहीं होगी। वो जो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा ना 115 BAC के हिसाब से, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, उसमें वो AMT क्रेडिट एडजस्ट नहीं होगी। क्यों? अरे AMT के प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसलिए। ठीक है, तो अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है 115 BAC, तो उस पर AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, सेक्शन 115 JC वाले। ठीक है, मतलब 115 BAC क्लेम करेगा
तो 115 JC नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाह रहा है तो उसे कब तक ऑप्ट करना होगा, टाइम लिमिट क्या होगी, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने की टाइम लिमिट क्या है, उसके बारे में बात हो रखी है सेक्शन 115 BAC के सब सेक्शन 5 में, कि ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का ऑप्शन कब तक ऑप्ट करना होगा। ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक क्लेम करना होगा। अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता है तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। ITR फाइलिंग की ड्यू डेट जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में दे रखी है। अब यहाँ दो बातें हैं, अगर एसएससी के PGBP हेड की इनकम नहीं है, इफ द एसएससी डज नॉट हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, उसके PGBP हेड की इनकम है नहीं, तो ये ऑप्शन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का उसे एक्सरसाइज करना होगा अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम एवरी प्रीवियस ईयर में, हर साल। मतलब इस साल उसकी इच्छा है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम की ऑप्ट कर ले, अगले साल उसकी इच्छा नहीं है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम की तो वो ऑप्ट ना करे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये तभी जब उसके PGBP हेड नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है और डज नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, असेसमेंट ईयर 21-22 में उसके PGBP इनकम नहीं है। ठीक है, और वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, कर सकता है क्या? यस, लेकिन ये सिर्फ इसी साल के लिए वैलिड रहेगा। अगले असेसमेंट ईयर में अगर उसके पास ऑप्शन है, वो अगले असेसमेंट ईयर में वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाए नहीं जाए उसकी इच्छा, लेकिन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाना चाहता है तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। मतलब जिनके PGBP इनकम नहीं है उनके लिए हर साल ऑप्शन खुला है, वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाएं नहीं जाएं उनकी इच्छा, एवरी ईयर उनके लिए ऑप्शन खुला है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में जाना चाहते तो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। अब एक दूसरी बात, एसएससी के इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, PGBP इनकम है उसके, तो स्पेशल बात, ऑप्शन ये जो बताया गया अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का एक्सरसाइज कर सकते हैं एनी प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर 21-22 और सब्सिक्वेंट ईयर, वो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही एक्सरसाइज करना होगा। अभी तक एक ही बात क्लियर हुई कि ठीक है PGBP इनकम है तो भी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, खैर अब आगे पढ़ते हैं। Once the SSC has exercised this option for any previous year, it remains valid for subsequent years also. मतलब एक साल SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लेगा तो सबसेक्वेंट ईयर्स के लिए भी उसके लिए ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम उसके साथ चिपक जाएगी, उसको सबसेक्वेंट ईयर्स में भी ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब एक साल उसने देखा कि हाँ अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अच्छी है तो उसने ऑप्ट कर ली, अब सबसेक्वेंट ईयर्स में भी उसको अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये किसके लिए? अगर एसएससी के PGBP इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, लेकिन अब एक एसएससी है जिसने एक साल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट की, सबसेक्वेंट ईयर में फिर उसके लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, तो अब उसके मन में आ रहा है नहीं नहीं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं ये स्कीम से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं इस रेजिम से बाहर निकलना चाहता हूं। तो
इन जनरल तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उसको अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ही फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एक बार मौका देगी कि यस अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम आप छोड़ना चाहते हो सब्सिक्वेंट ईयर्स में, छोड़ दो, आपकी इच्छा, लेकिन सिर्फ एक बार। तो देखिए, हाउएवर दिस ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर के लिए आप अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में चले गए। अब सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप ये बाहर निकल सकते हो, कैन बी विड्रॉन ओनली वंस, सिर्फ एक बार, फॉर ए प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। एक साल में ऑप्ट कर ली थी, सब्सिक्वेंट ईयर में निकलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार निकल सकते हैं, ठीक है। एंड देयर आफ्टर, लेकिन उसके बाद क्या, वो निकल गया अल्टरनेटिव टैक्स, सब्सिक्वेंट ईयर में उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम से निकल गया वो, उसके बाद द एसएससी शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम से सब्सिक्वेंट ईयर में निकल गया, उसके अगले साल फिर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में नहीं आ सकता। तो ढंग से समझना, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है उसके लिए बात हो रही है कि एक साल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर ली, सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी इन जनरल, लेकिन इससे एक बार बाहर निकल सकते हैं, लेकिन निकल गए बाहर तो उसके तब क्या होगा, निकल गए बाहर, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में फिर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में आने मना है, नहीं आ सकते, समझे। लेकिन एक एक्सेप्शन फिर है, व्हेन एसएससी सीजेस टू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस, अब उसके बिजनेस इनकम प्रोफेशन इनकम ही नहीं रही, तो फिर उसके लिए ऑप्शन खुल गया अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, उसके लिए एवरी ईयर अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो ये लफड़ा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल एचयूएफ्स के लिए है जिनके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है। जिनके नहीं हैं उनके लिए तो हर साल खाता खुला है कि एक साल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट की, दूसरे साल नहीं की, ठीक है। अब इसी बात को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ द एसएससी ऑप्ट्स फॉर दिस सेक्शन, ही इज बाउंड बाय दिस सेक्शन फॉर द लाइफ टाइम। इन जनरल बात हो रही है कि एक बार उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन ये सेक्शन ऑप्ट कर लिया तो लाइफ टाइम तक वो बाउंड है, इस सेक्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन द एसएससी कैन ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन, वो बाहर निकल सकता है ओनली वंस, वो एक बार निकल सकता है। बट इफ ही ऑप्ट्स आउट देन ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन अगेन फॉर रिमेनिंग लाइफ टाइम। रिमेनिंग लाइफ टाइम के लिए वो दोबारा इस सेक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है। Thus the SSC has been given only one opportunity to opt out in lifetime. SSC को अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही इस सेक्शन से निकलने की अपॉर्चुनिटी है, बट इन दैट केस SSC will opt out for lifetime। एक बार निकलेगा ना तो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी निकला हुआ माना जाएगा, दोबारा वो इस सेक्शन में नहीं घुस सकता, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन, however if SSC ceases to have income, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है उसकी, तो वो उसको फिर लिबर्टी मिल गई कि वो इस सेक्शन में ऑप्ट आउट करे, ऑप्ट इन करे, एवरी ईयर उसके लिए फिर ऑप्शन खुल गया, क्योंकि उसके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है अब। क्लियर? चलिए अब आगे बात करें, और आगे बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशंस। 115BAC सबसेक्शन 2 में जो कंडीशंस दे रखी थी वो एसएससी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये बात दे रखी है सेक्शन 115BAC
का सबसेक्शन 2 उसमें फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो में अगर एसएससी के इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की उसने किसी साल में, तो ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको, इनवैलिड हो जाएगा उस ईयर के रेस्पेक्ट में, सिर्फ उसी ईयर के रेस्पेक्ट में ऑप्शन ही इनवैलिड हो जाएगा अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का। और फिर इनकम टैक्स एक्ट के अदर प्रोविजंस ऐसे काम आएंगे जैसे उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया था उस साल के लिए, ठीक है। तो उस साल के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसको उस साल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अलाउ नहीं होगी, वेरी सिंपल। लेकिन अगर एसएससी के इनकम है फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन तो क्या, ऑन फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशंस इन एनी ईयर, उसका ये ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा सिर्फ उसी साल के लिए। और फिर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस वैसे काम आएंगे उस साल के लिए जैसे उसने ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन अब एक अलग बात, इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड फॉर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉर एनी ईयर, एक साल के लिए उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, फिर सबसेक्वेंट ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, एक साल तो उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर ली थी, फिर सब्सिक्वेंट ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए ये ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर अदर प्रोविजंस काम आएंगे और ये माना जाएगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया गया है सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी, ठीक। अब बात करते हैं, एक एम्प्लॉय है, जॉब करता है, अरे एम्प्लॉयर फिर उसका टीडीएस काटेगा ना, तो फिर कैसे एम्प्लॉयर कैसे टीडीएस काटे, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम की स्लैब रेट के हिसाब से टीडीएस काटे एम्प्लॉयर, या फिर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से टीडीएस काटे एम्प्लॉयर की क्या लायबिलिटी होगी, उसके लिए एक सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया, ठीक है, 13 अप्रैल 2020 को, ऑप्शन बाय एन एम्प्लॉय फॉर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। एक एम्प्लॉय है जिसके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर सकता है, कैसे, बाय इंटीमेटिंग दिस टू द एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करे कि मैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता हूं, बस उसे ईच ईयर ये इंटीमेशन देनी होगी, ईच ईयर हर साल बताना होगा कि मैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता हूं या नहीं। अपॉन सच इंटीमेशन, अगर इंटीमेट कर दिया उसने कि मैं ऑप्ट कर रहा हूं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, फिर एम्प्लॉयर उसका टीडीएस अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम की टैक्स रेट्स के हिसाब से ही कंप्यूट करेगा और टीडीएस उसके हिसाब से ही डिडक्ट करेगा, जो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के अंदर टैक्स रेट दे रखी है उसके हिसाब से ही एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा सेक्शन 192 में, ठीक है। फिर सी पॉइंट, द अबो इंटीमेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्शन के लिए है और एक बार सबमिट कर दी तो फिर मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग दैट ईयर, मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। एक बार इंटीमेशन दे दी कि मैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर रहा हूं, फिर उस इंटीमेशन के अंदर कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है, समझे बात। चलिए, लेकिन एक खास बात, एम्प्लॉयर को इंटीमेशन देना, इंटीमेशन टू द एम्प्लॉयर डज नॉट अमाउंट टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। एम्प्लॉयर को इंटीमेशन दी, यस अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से मैं चलना चाहूंगा, लेकिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना नहीं माना जाएगा, खास बात। इसका मतलब कंसर्न्ड एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ऑप्शन जो दिया कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द इंटीमेशन मेड टू द
एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर को इंटीमेट अलग किया। ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है क्या कि एम्प्लॉयर को तो बोला मैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता हूं, फिर जब एम्प्लॉय रिटर्न फाइल करने बैठा तो वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाह रहा है, कर सकता है कि नहीं? यस, अलाउ है, कर सकता है। एम्प्लॉयर को तो बोल दिया अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से मेरा टीडीएस काटो, और साल खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करते वक्त एम्प्लॉय का दिमाग चेंज हो गया और उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से चलना है। तो क्या पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। फिर पॉइंट नंबर ई, इफ अबो इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के बारे में इंटीमेशन दी ही नहीं है तो फिर एम्प्लॉयर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से टीडीएस काटेगा। एम्प्लॉय ने बताया ही नहीं कि अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में ऑप्ट कर रहा हूं, तो फिर एम्प्लॉयर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। समझे? अब एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है उसकी बात हो रही है, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके बिजनेस और प्रोफेशन की भी इनकम है, वो भी इंटीमेट करे एम्प्लॉयर को, ये बोला। लेकिन however intimation to the employer in his case for subsequent years must not deviate from option of alternative taxation regime। मतलब अगर एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके पीजीबीपी इनकम है उसने बोल दिया मेरे अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम होगी, तो वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम नहीं छोड़ेगा वंस एक्सरसाइज्ड इन ए प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जिनके पीजीबी में इनकम है वो एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दिया, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उनको अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से ही इंटीमेशन देनी होगी। क्लियर? तो ये थी आपकी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, सेक्शन है 115 BAC। चलिए अब आगे बात करते हैं मिस्टर रामा, जिसकी एज, एग्जाम्पल फर्स्ट करने जा रहे हैं हम, टोटल 3 एग्जाम्पल करेंगे इस पर। मिस्टर रामा जो बिजनेसमैन है उसकी डिटेल दे रखी है, बिजनेस की इनकम है 14 लाख और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 21,000 और वो एनुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है पीपीएफ में 1.5 लाख। ठीक है, तो मिस्टर रामा जानना चाहता है कि वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ऑप्ट करे कि नहीं। क्लियर? अब हम दोनों ऑप्शंस के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी हम टोटल इनकम निकालेंगे और टैक्स निकालेंगे। फिर जहाँ पर भी लोअर टैक्स लायबिलिटी होगी वो ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में बिजनेस इनकम 14 लाख, अदर सोर्सेज एड में सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आया 21,000, फिर जीटीआई आ गई 14 लाख 21,000 दोनों ऑप्शंस में। लेकिन अगर एसएससी नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है तो उसको एटीसी पीपीएफ के कंट्रीब्यूशन का 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर एटीटीटीए का डिडक्शन 10,000 तक ही मिलता है, अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो उसके क्या होगा, 80C और 80TTA चैप्टर 6 से के डिडक्शंस उसके क्या हो जाएंगे, ब्लॉक, अलाउ नहीं होंगे। समझे बात? चलो, तो उसकी टोटल इनकम आ गई, उसकी टोटल इनकम आ गई। अब इस पर टैक्स निकालो।
बेसिक टैक्स निकालो, बेसिक टैक्स निकालो स्लैब रेट के हिसाब से नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में। अब कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं सर हमको तो नहीं आता, टैक्स निकालना भी नहीं आता, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट चलो खैर हम टैक्स कैलकुलेट करना भी सीख लेते हैं नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में, और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेशंस कैसे हुई हैं टैक्स की, वो हम समझते हैं। देखिए, आपकी टोटल इनकम नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में कितनी है? 12,61,000 और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में कितनी है? 14,21,000, ठीक है ना। तो इस पे टैक्स निकालना है, तो इस पे टैक्स निकालते हैं। नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में 2.5 लाख तक 0%, 0। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम, मतलब 2.5 लाख पर 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 20%, 1 लाख हुआ टैक्स। और 10 लाख से ऊपर जो इनकम गई, कितनी है इनकम? 12,61,000, तो उस पर 30%, ये हुआ 78,300, टोटल ये आ गया 1,90,800। तो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम का बेसिक टैक्स इस तरीके से आया। लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में टैक्स कैसे निकालेंगे? 2.5 लाख तक 0%, 0। 2.5 से 5%, 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10%, 25,000। 7.5 से 10 लाख की इनकम पर 15%, 37,500। 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पर 20%, 50,000। और 12.5 लाख से ऊपर इनकम कितनी है? नॉर्मल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में इनकम कितनी है? 14,21,000 थी, तो 14,21,000 तक की इनकम। 12.5 लाख से ऊपर जो इनकम गई कहाँ तक? 14,21,000 तक, उस पर 25%, तो 42,750। और ये आपका बेसिक टैक्स हुआ 1,67,750, ठीक है। तो देखो याद कैसे करना, बस सिंपल है। अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम की टैक्स रेट्स भी याद करना सिंपल ही है। टोटल इनकम 2.5 लाख से बढ़ाते जाओ और टैक्स रेट 5% से बढ़ाते जाओ। इनकम 2.5 लाख से बढ़ाते जाओ और टैक्स रेट 5% से बढ़ाते जाओ। बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या? नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में तो इनकम जब टोटल 10 लाख से एक्सीड करती है तो हाईएस्ट स्लैब रेट 30% लगती है, लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में 15 लाख तक बेनिफिट दिया है। 15 लाख तक टोटल, 15 लाख को टोटल इनकम एक्सीड करेगी तो ही हाईएस्ट स्लैब रेट 30% लगेगी। क्लियर? चलो, तो ये टैक्स कैलकुलेशंस हो गई आपकी। चलो अब बात करते हैं आगे। तो ये टैक्स कैलकुलेट करना हमने देख लिया। अब 87A की रिबेट बेसिक टैक्स में से मिलती है, मिलेगी क्या? यहां नहीं मिलेगी, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो गई तो नहीं मिलती है। और फिर बेसिक टैक्स आफ्टर रिबेट वो सेम ही आ गया और सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख तक ही है, तो सरचार्ज लगेगा नहीं, निल लगेगा। तो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज ये आ गया। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया, ठीक है ना। तो टोटल टैक्स आ गया और उसको राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। मतलब अगर लास्ट डिजिट 5 रुपए या 5 रुपए से ज़्यादा है तो 10 रुपए तक कर दो उसको, और अगर लास्ट डिजिट 5 रुपए से कम है तो उसको उड़ा दो। समझे बात? तो टैक्स किस ऑप्शन में कम आ रहा है बताओ? अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में कम आ रहा है, तो मिस्टर रामा को लोअर
टैक्स लायबिलिटी आ रही है अंडर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, तो उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, बेनिफिशियल है उसके लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मिस्टर रामा के तो बिजनेस इनकम है। अगर उसने ये ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज किया तो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी नॉर्मली ये सेक्शन लग जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट ने एक बार बेनिफिट दिया है कि वो इस सेक्शन से निकल सकता है, लेकिन फिर दोबारा इस सेक्शन में आना चाहे तो नहीं आ पाएगा। उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर कृष्णा, एज 40 ईयर्स, ये भी बिजनेसमैन है। बिजनेस इनकम एज पर P&L अकाउंट दे रखा है आपको कितना, 71,88,000। डेबिट साइड दे रखा है P&L अकाउंट का, इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखिए, आपको नेट प्रॉफिट तो शुरू में ही दे दिया कि 71,88,000 है। फिर बोला डेबिट साइड के अंदर ये डेबिट किए हुए हमारे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ कृष्णा, मिस्टर कृष्णा, फॉर क्लेमिंग, जिसका डिडक्शन मिलता है। हाँ, तो ये तो अलाउ है। वो कंट्रीब्यूशन डोनेशन मना है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी 40,000, जिसका डिडक्शन वैसे मिलता है 35 टू AA में, और उसने कैश पेमेंट किया एक बिल का 35,000। आपको ध्यान है, एक सेक्शन है सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 कि 10,000 से एक्सीडिंग अगर पेमेंट करना है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे DD और किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से करो। नहीं करोगे तो वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। याद है? चलिए, तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेशन करोगे और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करोगे। नेट प्रॉफिट उठा लो एज पर P&L अकाउंट 71,88,000। अब हमने पढ़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे तो अलाउ है, P&L में डेबिट हो रखा है, बट एक बार ऐड बैक कर दो, ऐड बैक। और वो कंट्रीब्यूशन दिया नेशनल लेबोरेटरी को, वो भी एक बार तो ऐड बैक कर दो, एक बार कर दो। ठीक है, फिर बाद में लेंगे डिडक्शन, अगर अलाउ होगा तो फिर लेस कर देंगे। ठीक है, और कैश पेमेंट वो 10,000 से एक्सीडिंग है, डिसअलाउड हो जाएगा, वो डिसअलाउड हो गया। ठीक है, इतने ही अभी तक हमने ऊपर एडजस्टमेंट पढ़े। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन के क्रेडिट साइड की बात दे रखी है कि क्रेडिट साइड में कुछ क्रेडिट हो रखा है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 95,000, वैसे टैक्सेबल होता है बट P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये बिजनेस इनकम थोड़ा है, ये तो अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हटाओ। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये तो इनकम ही नहीं है विदाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता तो फिर वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता, लेकिन ये तो इनकम टैक्स का रिफंड है, इट इज़ नॉट एन इनकम एट ऑल। तो ये दो आइटम P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो इनको बिजनेस इनकम से हटाओ, लेस करो, लेस करो। तो देखो, लेस करो आप डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, लेस कर दो, और इनकम टैक्स रिफंड 2,000 ये भी लेस कर दो। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, Mr. Krishna is entitled to claim following deductions which are not debited to P&L account। ध्यान से सुनो, ये खर्चे P&L अकाउंट में डेबिट नहीं किए गए, जो आगे हम बात करने वाले हैं अंडर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉर द करंट ईयर। एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी तक P&L में डेबिट नहीं हुआ है। अरे तो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में तो अलाउ होता है ना। हाँ, होता है, तो लेस कराओ नॉर्मल, आपका ये एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस कराओ अगर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम है तो। लेकिन
अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो क्या होगा, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक हो जाएगा, क्लेम करना अलाउ नहीं है। समझे? टोटल कर लो, ठीक है, टोटल हो गई। अब आगे, अब क्वेश्चन में आगे बात करते हैं। डिडक्शन ATC DE EEB 1,70,000 है और PM प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड में डोनेशन दिया 20,000, ATG में मिलेगा डिडक्शन और ATJJA का भी डिडक्शन है, ठीक है। तो ये डिडक्शंस की डिटेल दे रखी है, चैप्टर 6A के डिडक्शंस की डिटेल है। आपको क्या बोला, मिस्टर कृष्णा को बताओ कि वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करे कि नहीं, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते, देखो ये अभी तो हमने एक बार ऐड कर दिए, ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये अलाउ है, यस। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी अलाउ है, यस। लेकिन कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी ये नॉर्मल रेजिम में तो अलाउ है, लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में तो ये ब्लॉक, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट हम आगे करेंगे। देखो ये हमने ऊपर एड बैक कर दिया था, अलाउ है तो लेस कराओ, ये तो अलाउ है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी नेशनल नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में तो अलाउ है, लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में ब्लॉक, ठीक है। ये बिजनेस इनकम आ गई। अब डिविडेंड इनकम ऊपर हटाई थी क्योंकि वो बिजनेस P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दी थी, तो अदर सोर्सेज हेड में तो रिपोर्ट होगी ना, यस। तो यस, अदर सोर्सेज हेड की इनकम, डिविडेंड इनकम आ जाएगी। अब GTI आ गई, GTI आ गई उसकी, राइट। और अब डिडक्शंस लेस कराओ, ATC DE CC और ATG डोनेशन दिया, ATJJA, देखो वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है तो ये तीनों ही अलाउ हैं। लेकिन अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो सिर्फ ATJJA वाला अलाउ हो जाएगा, बाकी ब्लॉक, ठीक है। टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई, कितनी है, टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई। उस पर आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके बताऊं, देखो तो ये बेसिक टैक्स कैलकुलेट कैसे हुआ उस पर हम बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, आपके नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम है तो 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5%, 12,500 हुआ। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20%, 1 लाख हुआ। और 10 लाख से आपके टोटल इनकम कितनी है, 68,91,000, उस पर इसके बीच की इनकम पर 30% टैक्स आ गया, टोटल टैक्स आ गया 18,79,800। लेकिन अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो उसकी टोटल इनकम कितनी है, 71,81,000, ठीक है ना। तो उसकी टोटल इनकम कितनी है, 71,81,000 है। तो उस पर टैक्स निकालो, 71,81,000 है, उस पर निकालना है टैक्स। पहले 2.5 लाख तक 0%, 0, 2.5 से 5 उस पर 5%, 5 से 7.5 इनकम को 2.5 लाख से बढ़ाना और टैक्स रेट को 5% से बढ़ाना, ठीक है ना। तो 10%, और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख के बीच की इनकम पर 20%, और 12.5 लाख से 15
लाख तक की बीच की इनकम पर 25%, ठीक है। और 15 लाख से ऊपर कितनी इनकम, 71,81,000, ठीक है। 15 लाख लेस 15 लाख, ठीक है, 30% ये टैक्स आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, राइट। चलो, तो इस तरीके से आपका बेसिक टैक्स कैलकुलेट हुआ। 87 एक रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो रही है। तो अब उसका बेसिक टैक्स आ गया आफ्टर टैक्स रिबेट। सरचार्ज लगेगा क्या, यस, कितना, उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो 10% लगता है, 10% जोड़ दीजिए। तो आपका बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया और उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए, टैक्स लायबिलिटी आ गई, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर देना आप, मैं भूल गया, आप कर देना टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। क्लियर। तो अब देखो टैक्स कहाँ कम आ रहा है, ये यहाँ पर तो क्या हो गया, उसका नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में टैक्स कम आ रहा है, तो ठीक है, फिर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से चले वो, ठीक है। तो उसे अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगले साल फिर कंप्यूट करे और डिसाइड करे वेदर और नॉट अल्टरनेटिव टैक्सेशन। अब देखो वो उस साल तो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में गया ना, यस, ठीक है। तो अगले साल वो फिर दोबारा दोनों तरीके से टैक्स निकाले और सोचे कि अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाना कि नहीं जाना। क्लियर। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। मिस्टर गणेश, जिसकी एज 32 ईयर्स है, ए लिमिटेड में एम्प्लॉयड है, इनकम और अदर डिटेल दे रखी है। बेसिक सैलरी 40 लाख, HRA मिला 90,000 है, वैसे 60,000 एग्जाम्प्ट हो गया, वैसे 90,000 है। LTC मिला 1,95,000, 1,80,000 एग्जाम्प्ट है, वैसे एम्प्लॉयर NPS में कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिक सैलरी का 12%, बेसिक सैलरी का 12%, 10% अलाउ है वैसे, ठीक है ना। ATCC-D में डिडक्शन 4,80,000 है। बट हाँ, ये एम्प्लॉयर अगर NPS में कंट्रीब्यूशन करता है तो वो एक बार ग्रॉस सैलरी में तो इंक्लूड होता है, तो ये 4,80,000 हम ग्रॉस सैलरी में भी इंक्लूड करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स 2,000, इसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16 क्लॉज 3 में, वैसे नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से। अब बात करते हैं, हमको तो दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी। बेसिक सैलरी लिख दो आप दोनों में 40 लाख, HRA टोटल लिखना पहले 90,000, ऊपर दे रखा है। अगर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम है तो 60,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(13)A में, लेकिन अगर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो ये एग्जाम्पशन अलाउड नहीं होगा। लिव ट्रेवल कंसेशन 1,95,000 एक बार तो लिख दो, लेकिन अगर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो इसका एग्जाम्पशन 1,80,000 लेस हो जाएगा, लेकिन अगर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो ये एग्जाम्पशन ब्लॉक हो जाएगा। और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया वो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करना है पूरा 4,80,000, ठीक है। ये इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब अगर वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, यस। और प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया उसने 2,000 तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाएगा तो उसकी ये दोनों डिडक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। हमने अभी तक उसकी सैलरी इनकम कंप्यूट की।
अब आगे बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस पर लॉस है 1,05,000 का। प्रॉपर्टी बी है वो लेट आउट है, उस पर इनकम है 60,000 की, और प्रॉपर्टी सी लेट आउट है, उस पर लॉस है 80,000 का। ये हाउस प्रॉपर्टी हेड की डिटेल। तो ठीक है, इसका हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालो। तो देखो, अगर वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में है तो एसओपी का लॉस अलाउ हो जाएगा, और जो लेट आउट प्रॉपर्टी थी बीसी उसका आपस में एडजस्ट हो जाएगा, 20,000 ये लॉस भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो एसओपी का लॉस इंटरेस्ट की वजह से ही आया होगा, अलाउ नहीं है, और लेट आउट का भी लॉस दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, करंट ईयर में वो ब्लॉक है। क्लियर? चलिए अब इसकी और इनकम की डिटेल्स पढ़ते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला उसके माइनर सन को 800 रुपये। क्लब होगा मिस्टर गणेश में? यस, क्लब होगा। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ। माइनर डॉटर को भी 2,000। अच्छा, आपको पता है जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो 1,500 रुपये तक का एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। बट अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो वो 1032 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 1,500 रुपये तक का, ठीक है। तो चलिए वो भी देखते हैं हम। अदर सोर्सेस हेड में ये इनकम आ जाएंगी, पहले सन की और फिर डॉटर की। बट अगर वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो 1,500 तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाएगा तो 1032 का एग्जम्पशन ब्लॉक हो जाएगा, नहीं मिलेगा, लेस करना अलाउ नहीं है। फिर आते हम सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिस्टर गणेश का खुद का 28,000। अदर सोर्सेस हेड में रिपोर्ट कर दो, अदर सोर्सेस हेड में रिपोर्ट कर दो, दोनों ही रेजिम में रिपोर्ट कर दो। क्लियर? फिर देखो और क्या डिटेल दे रखी है। इंटरेस्ट मिला पीपीएफ पर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 3,55,000। 3,55,000 का इंटरेस्ट मिला। देखो एग्जैम्प्ट होता है पीपीएफ का इंटरेस्ट, सेक्शन 10(11) में एग्जैम्प्ट होता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम लेगा तो एग्जम्पशन अलाउ हो जाएगा। बट एक खास बात, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम भी ऑप्ट करेगा ना तो 10(11) का एग्जम्पशन अलाउड है, वो ब्लॉक नहीं है, तो अलाउ हो जाएगा। तो एक बार जोड़ो टोटल इनकम में जोड़ दो और फिर एग्जम्पशन दोनों ही केस में मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक्ड एग्जम्पशन नहीं है ये, तो अलाउ हो जाएगा। इवन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी एग्जम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 10(11) का। फिर उसके माइनर डॉटर के नाम से उसने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला रखा है, उसका इंटरेस्ट मिला 29,000। ये अदर सोर्सेस हेड में रिपोर्ट करेंगे। फिर ये एग्जैम्प्ट होता है सेक्शन 10(11)(a) में, ठीक है, और वो 10(11)(a) ब्लॉक्ड नहीं है। तो ये एक बार ऐड करो फिर लेस भी कर दो। अलाउड है सेक्शन 10(11)(a) का एग्जम्पशन। इवन एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा ना तब भी ये एग्जम्पशन अलाउ होगा, ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब आगे बात करें और क्वेश्चन में क्या डिटेल दी है। डिडक्शंस 80D, EA, EEB और G
और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन गणेश ने जो खुद किया और पीपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन उसने खुद किया। और क्या पूछा है, मिस्टर गणेश जानना चाहता है कि वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम फॉलो करे कि नहीं। ठीक है, तो देखो कुछ केस में डिडक्शंस अलाउ हैं, कुछ अलाउ नहीं हैं, तो उसकी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। चलिए 1 बाय 1 कैलकुलेशंस करते हैं। 80D, C, EEA, EEB और G ये लेस करा दो, अलग हो गए। फिर 80CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में कितना था एक बार देख लो, एक बार देख लो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 4,80,000, लेकिन उसने ये बेसिक सैलरी का 12% तक किया है। 10% जितना ही अलाउ है। और उसके लिए सैलरी कौन सी लेंगे हम, एनपीएस के लिए हम सैलरी लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस सीडीए-सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। बेस सीडीए-सीडीपी है नहीं और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल इसको मिला नहीं, तो बेसिक सैलरी ही लेंगे 40 लाख, उसका 10% तक। ठीक है, तो 40 लाख का 10% 4 लाख। ठीक है, तो देखो ये एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने किया एक बार ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होगा। यस, और बाद में जीटीआई के बाद लेस कितना होगा, 4,80,000 था, लेकिन मैक्सिमम 10% तक ही अलाउ होगा। ठीक है, 40 लाख का 10% 4 लाख। ठीक है, अब आगे उसने और क्या कंट्रीब्यूशंस किए हैं। आपको क्वेश्चन में बोला कि मिस्टर गणेश ने एनपीएस में खुद ने कंट्रीब्यूशन किया 4 लाख किया है। देखिए इसमें से पहला 50,000 तो हम सेक्शन 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1B में पूरा कवर करा लेंगे। 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1B में 50,000 तक का हम पूरा कवर करवा लेंगे। 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1B में पूरा 50,000, 4 लाख में से 50,000 तो हम 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1B में क्लेम कर लेंगे। बाकी बचा 3.5 लाख, वो सबसेक्शन 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1 में लेना है। ठीक है, और 80C का उसका कंट्रीब्यूशन है पीपीएफ का 20,000 और 80 सीसीडी का बाकी का 3.5 लाख। लेकिन एक सेक्शन है 80 CCE जो कि ओवरऑल लिमिट बताती है कि सब मिल मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगी छूट। ठीक है, और उसको 80 TTA का डिडक्शन मिलेगा सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर। ठीक है, 10,000 तक वो लेस हो जाएगा, टोटल इनकम आ गई। लेकिन अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो 80D, E, EEA, EEB, G ये ब्लॉक हो जाएंगे। बस वो 80 CCD 2 वाला अलाउ है। ठीक है, वो भी सैलरी का 10% जितना, और 80 CCD, C वगैरह ये सब TTA वगैरह ये सब ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाता है तो इस तरीके से टोटल इनकम आ गई। इस पे टैक्स निकालो, इस पे टैक्स निकालो। अब तो निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं? चलिए हम वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में टैक्स कितना बनेगा? पहले 2.5 लाख तक 0% 0, 2.5 से 5 5%, 12,500,
5 से 10 के बीच में 20%, 1 लाख टैक्स, 10 लाख से ज़्यादा इनकम है लेकिन 34,85,500 इनकम है, 34,85,500, उस पर 30% ये टैक्स आ गया। नॉर्मल टैक्सेशन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में उसकी इनकम कितनी आ रही है? 43,95,800, उस पर टैक्स निकाल लो। ये तो आता होगा आपको। इनकम को 2.5 लाख से बढ़ाओ, टैक्स रेट को 5% से बढ़ाओ, तो ये आपका टैक्स आ गया। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन आ गई आपकी। ये टैक्स आ गया आपका, सरचार्ज ऐड होगा कि नहीं, उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, सरचार्ज ऐड नहीं होगा। आपका टैक्स आ गया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। टैक्स कहाँ कम आ रहा है? टैक्स उसका नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में कम आ रहा है, तो बेटर है वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो ना करे। अगले साल उसके लिए ऑप्शन खुला है कि अगले साल उसको डिसाइड करना है कि वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करे कि नहीं। समझ आ गई बात? तो देखो हमने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम कंप्लीट कर दी और उसके हमने 3 एग्जाम्पल्स भी कर लिए। तो इस बार एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो टैक्स रेट्स का, और दूसरा कौन कौन से एग्जम्पशंस, डिडक्शंस ब्लॉक किए गए हैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा।